वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट्स के अंदर हम चैप्टर 1 के अंदर ही हम लैंग्वेज के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यू सेट 7 के अंदर लैंग्वेज और उसके फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट बाइट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में कंसेप्ट बाइट नहीं डाले हैं क्योंकि इसके सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स है, क्वेश्चंस है, मैक्सिमम हमने एमसीक्यू के अंदर ही प्रोवाइड करवाए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The objective of teaching English in India should not be producing bookworm or linguistic robots. Then what is the use of English language? यानी कि वो साफ साफ कह रहा है कि जो इंग्लिश है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य है सिर्फ बुकवर्म यानी कि किताबी कीड़े बनाना या फिर लिंग्विस्टिक रोबोट, कि भाई रोबोट की तरह बस इंग्लिश बोलनी है, उसको इन्फ्लुएंस करना है, वो नहीं है। तो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव, देखते हैं। इट इज यूज्ड वाइडली एज अ लिंक लैंग्वेज इन ऑफिसेज एंड अमंग द एजुकेटिंग पीपल। बिल्कुल, जो लैंग्वेज है हम इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है कि भाई चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, या कोई भी कहीं भी देश का कोई भी हिस्सा हो, या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, सब में कॉमन होती है ये लैंग्वेज। और हम किसी भी भाषा को, चाहे स्पेनिश हो, चाहे इटालियन हो, चाहे चाइनीज हो, या हमारी इंडियन हो, हम उससे लिंक कर लेते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और साथ साथ क्या करें, ये जो बच्चे हैं, जो पीपल है, उनको एजुकेट करने में भी हेल्प करती है। फिर है इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री में हर एक जो भी अलग अलग देश के अलग अलग लोग होते हैं, भाषा के अलग अलग लोग होते हैं, वो इंग्लिश को ही समझते हैं। तो ये भी ठीक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव इसका। फिर इट इज सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम एंड फॉर हायर एजुकेशन। तो हम इसको सेकेंड लैंग्वेज फॉर्मूला भी माना गया है इंग्लिश को, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी होती है वो होती है मदर टंग, और फिर सेकेंड लैंग्वेज किसको माना गया है, इंग्लिश को माना गया है। जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को माना गया है, जैसे लोकल इंडियन लैंग्वेज साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अंदर, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश जिनको कंपल्सरी किया गया है। और जो साउथ और सम अदर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस को मदर टंग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, which article of the Indian Constitution related to the certain cultural and educational rights to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को एस्टेब्लिश करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वो? आर्टिकल 45, आर्टिकल 30, 15 या फिर 25। तो वो होगा आर्टिकल 30। ये चीजें आपको क्या है, लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अंडर विच आर्टिकल द फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for the economic and educational development of scheduled caste and scheduled tribe। यानी कि जो ये SC ST होते हैं उनकी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है? ये किस, जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सॉरी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? वो आता है आर्टिकल 46 के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, Which among the following is not correct about English? तो पहले तो हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, अब देखते हैं कि उसमें क्या चीजें गलत है जो उसको नहीं माना गया है। इंग्लिश जनरेट्स मॉडर्निटी। बिल्कुल, तो जो इंग्लिश होती है वो मॉडर्निटी को जनरेट करती है। इससे क्या होता है कि भाई हम हर एक चीज को मॉडर्न तरीके से, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारा लिटरेचर हो, सबको पढ़ सकते हैं। फिर है इंग्लिश इम्पार्ट्स न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। बिल्कुल, तो इंग्लिश के थ्रू न्यू नॉलेज और न्यू स्किल्स को हम जनरेट भी कर सकते हैं, इम्पार्ट्स यानी कि प्रोवाइड भी कर सकते हैं। फिर है इंग्लिश गिव्स एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ लिविंग विच इज फाउंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये एक इनफॉर्मल सिस्टम होता है लिविंग के लिए? नहीं, ये फॉर्मल सिस्टम होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इनकरेक्ट यानी कि गलत हो जाएगा। फिर है इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसको कॉमनली यूज किया जाता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी रीजन हो, हर जगह इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, मैच द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज पर देयर आर्टिकल। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे हमने अभी आर्टिकल 30 पढ़ा है और आर्टिकल 46 पढ़ा है, उसके अलावा हमें काफी सारे आर्टिकल दिए गए हैं 45, 50, 29, इनके भी सब सेक्शन गिवन है 29(1). तो मैंने कुछ सेक्शंस और कुछ आर्टिकल्स यहाँ डाले हैं, तो मैच कीजिए भी कौन सा किसके लिए बना है। देखते हैं पहले फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45 के अंदर बताया गया है कि भाई बच्चों को कुछ एक एज लिमिट बताई गई है, कहीं कहीं पर वो 6 इयर्स की एज है, कहीं पे 10 इयर्स की, वहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जैसे अभी हमने SC ST पढ़े थे, इनके लिए एजुकेशन कहाँ पर है? आर्टिकल 30 के अंदर है। फिर है एजुकेशन फॉर वीक। अभी हमने लास्ट में वैसे ही देखा था कि भाई जो सेक्शन 46 के आर्टिकल 46 के अंदर है SC ST के लिए एजुकेशन, लेकिन ये माइनॉरिटीज के लिए अलग से सेक्शन जिसको आर्टिकल 30 में बताया गया है। फिर है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शंस के लिए अगर एजुकेशन है जहाँ पर जो एजुकेशन अवेलेबल कराना इजी नहीं होता, तो उसको मतलब इजी इन द सेंस ये कह सकते हैं वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उनके लिए आर्टिकल कहाँ बनाया गया है? आर्टिकल 46 बनाया गया। ये भी हम SC ST को कंसिडर करते हैं। फिर है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इक्वल एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। तो ये किसमें बताया? आर्टिकल 29 के अंदर। फिर है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग लैंग्वेज, कि जब भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे या कुछ भी चीज पढ़ाएं तो वो मदर टंग में होनी चाहिए उनकी कंट्री या फिर उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को इफेक्टिवली समझ आए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें One of the unique features of modern Indian education is the tremendous advancement of। तो एक फीचर है, एक यूनिक फीचर है किसका? मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का, कि एडवांसमेंट बताई गई है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट बताई गई है कि क्या चीज होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए, वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो ये एक क्या है? ट्रिमेंडस एडवांसमेंट में तो मॉडर्न एजुकेशन में बताया गया है कि अगर वुमेन्स भी एजुकेटेड होंगी तो हमारा देश, हमारी कंट्री और भी ज्यादा आगे निकलेगी। तो ऑप्शन बी पे ज्यादा फोकस किया गया है, ये एक यूनिक फीचर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी नैरोड डाउन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। तो मतलब उसको बताया गया है कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो टीचिंग प्रोवाइड करना, लैंग्वेज में कैसे उसको बढ़ावा देना, लेकिन उसको नैरो डाउन किया गया है, उसके कुछ रीजन है, उसको कम माना गया है। क्या कारण है उसके? सिस्टम ऑफ एजुकेशन के है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक की वजह से, लैक ऑफ प्रिपेयरनेस अमंग टीचर, यानी कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छे से इतनी फैल नहीं रही। क्या कारण है उसका? कि हमारा सिस्टम एजुकेशन का ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक, विच जो टेक्स्ट बुक है वो अवेलेबल नहीं होती, या फिर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस अमंग टीचर्स, भी जो टीचर्स है उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती, या फिर रेगुलर ट्रेनिंग टू टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो टीचर्स है उनको ही अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो वो बच्चों को कैसे समझाएंगे? तो ये चीज है कि ये रीजन होता है इसका, ये रीजन एक्सेप्शन एक बताई गई है कि रेगुलर ट्रेनिंग इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारे उसके कारण माने गए हैं कि भी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसको कंपलसरी है, पनिशमेंट दी जाती है कि भी अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे, अगर रिसोर्स टेक्स्ट बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, ये भी कारण हो सकता है उसकी नैरोनेस का, और जो टीचर्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये कारण नहीं है कि रेगुलर ट्रेनिंग टू टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है इसमें The concept of LAC was researched and introduced as a means of bridging the barriers between। तो जो LAC हमारी है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका कंसेप्ट आया था, रिसर्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मतलब होता है कि ब्रिजिंग द बैरियर्स बिटवीन, कि हमें बैरियर्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाना है, कि भाई जहां पर प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो वो क्या क्या होती है?
कंटेंट, नॉलेज, लैंग्वेज या फिर ऑल। तो हमें कंटेंट, नॉलेज और लैंग्वेज तीनों के बीच में एक ब्रिज बनाना है ताकि जो इनके बीच की दूरी है वो कम हो सके। हमारे पास अच्छा मटेरियल हो यानी कि कंटेंट हो, उसके लिए नॉलेज हो जो कि टीचर्स प्रोवाइड करेगा, और लैंग्वेज हो यानी कि मल्टीलिंगुअल कह सकते हैं हम इसको, एक ही लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में अलग अलग तरीके से उसको कैसे समझाएं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द इंडिस्पेंसेबल टूल्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस एज द लर्नर मूव्स अक्रॉस द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो टूल्स बताए गए हैं किसके, लर्निंग प्रोसेस के, जो कि क्या होते हैं, लर्नर मूव अक्रॉस द करिकुलम, तो कुछ जो करिकुलम के थ्रू उसको यूज करते हैं, उनमें से सारे टूल्स हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है देखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड व्यूइंग, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग या फिर नन। तो इसमें क्या है, देखो हम लिसनिंग और स्पीकिंग सुन के और बोल के चीजों को अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल। रीडिंग और व्यूइंग रीड करके यानी कि देखते हैं, बिल्कुल। राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग तो उसको राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स माने गए हैं किसके, एलएसी के, लर्निंग में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें एक्टिवेटिंग बैकग्राउंड नॉलेज, प्रिडिक्टिंग, गेटिंग फिजिकली प्रिपेयर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ विच लिसनिंग प्रोसेस। तो हमारे पास जो अभी हमने प्रोसेस पढ़े हैं, भी लिसनिंग, रीडिंग करते हैं, हम स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग, प्रेजेंटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। तो उस लिसनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है देखते हैं, प्री लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग, पोस्ट लिसनिंग या ऑल। तो अब हमने पहले ही बताया है कि हम किसको क्या करते हैं, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीजों को। तो प्रिडिक्ट किससे करेंगे, हम प्री लिसनिंग से प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसके नाम से पता चलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट इसमें इन लिसनिंग प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग लिसनिंग इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। तो जब हम जो लिसनिंग प्रोसेस है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज स्किल होती है हमारे पास, कंटेंट है, स्ट्रेटजीज है, ड्यूरिंग लिसनिंग, लिसनिंग के दौरान उनको जब हम यूज करते हैं तो उसमें सारे के सारे यूज करते हैं, एक नहीं यूज करते। क्या है वो देख लेते हैं। लिसनिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो क्या हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिसनिंग करते हैं, नहीं, वो एक स्पेसिफिक होती है हमारे पास, कोई भी हमारी स्किल है, कंटेंट है, स्ट्रेटेजी है, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिसनिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगा। और देख लेते हैं लिसनिंग फॉर क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, बिल्कुल, तो किसी चीज को हम एनालाइज और इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। फिर है लिसनिंग फॉर इंटरेक्शन और लिसनिंग फॉर एप्रिशिएशन, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लिसनिंग के समय, और एप्रिशिएशन के लिए भी सुनते हैं, भाई वो कितना हमें मोटिवेट कर रहा है, क्या हमें उससे फायदा मिल रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें गलत। फिर है आंसरिंग क्वेश्चंस, रिव्यूइंग नोट्स, यूजिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल टू लेबल अ डायग्राम। तो किसी डायग्राम को हम जब लेबल है उस पर देखते हैं, लेबल करने के लिए उसकी वो कब उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं उसमें, क्वांटिटी क्वालिटी सारी। फिर है समराइजिंग, ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस क्या होता है, उसको फाइनली बताने के लिए कि ये कितना इफेक्टिव है। फिर है इवेल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग क्रिटिकली, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल, देखो हम कोई भी चीज सुन रहे हैं, मान लो आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको कोई भी चीज सुना रहे, तो आप उसको पहले अच्छे से ध्यान से सुनोगे, फिर समझोगे, उसके आंसर्स चेक करोगे, ठीक है कि गलत है, आपने जो भी उसकी समरी तैयार की हुई है, आपने जो कंसेप्ट पढ़े हुए उसके बेसिस पे, उसके बाद आप क्या करोगे, रिस्पोंड करोगे, यानी कि हमें फीडबैक के थ्रू बताओगे कि भाई आपको क्या समझ आया, क्या सही लगा, क्या गलत लगा। तो वो किसका पार्ट होगा, वो पोस्ट लिसनिंग का पार्ट होगा। तो पहले आपने सुना, उसके बाद उस चीज को क्या किया, रिव्यू किया, या फिर आंसर किया उसके क्वेश्चंस में, या फिर रिस्पोंड किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वी कंसिडर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन विच इज अ की सक्सेस फैक्टर अमंग द फॉलोइंग। तो जब हम क्या करते हैं, हम इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग या फिर कम्युनिकेशन के लिए हम अपने सक्सेस फैक्टर्स, कुछ की सक्सेस फैक्टर्स को यूज करते हैं, कौन से होते हैं वो देखते हैं कि भाई क्या लर्निंग में हमें कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं, ये पूछा गया है इसमें। लर्निंग बाय इमिटेटिंग, यानी कि हम दूसरों की नकल करके सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे, अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे से देख के मेरे को सुन के सीखोगे, तो वो क्या होगा, इसका सक्सेस फैक्टर माना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, कि हम चीजों को कर करके सीखते हैं, भाई जैसे मान लो हमने प्रैक्टिस
किसकी, उस चीज की। फिर लर्निंग बाय प्लेइंग की हम खेल खेल के सीखते हैं, या फिर लर्निंग बाय क्रैमिंग की हम रट्टे मार के सीखते हैं। कहीं अभी जैसे बच्चे कह रहे हैं कि भाई पीडीएफ दो, पीडीएफ के अंदर आंसर्स दो, तो वो क्या हो गया, क्रैमिंग का पार्ट हो गया। चीजों को समझा नहीं, बस हमें क्वेश्चंस मिल गए, हमें उसके आंसर्स मिल गए और हमने उसको क्रैम कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कौन सा एक जो की सक्सेस फैक्टर कौन सा माना गया है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का, तो उसका की सक्सेस फैक्टर माना गया है लर्निंग बाय डूइंग। कि जितनी भी चीजें हम खुद से करेंगे, खुद से कंसेप्ट पढ़ेंगे, खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे, खुद से आंसर ढूंढेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जस्ट एज एन इन्फेंट कैन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ कम्युनिकेशन विद ओनली अ फ्यू वर्ड्स। देखो, जो एक छोटा बच्चा होता है उसको बोलना नहीं आता, वो कुछ ही वर्ड बोलता है, जैसे वो बैबलिंग करता है, कूज करता है, या फिर अलग अलग चीजों को एक्सप्रेशन से बताता है, लेकिन फिर भी उसका जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो बहुत, वो मतलब अगर उसको भूख लगी है तो सिंपली रोने लग जाता है, लेकिन समझ जाते हैं कि भाई क्या है, उसको भूख लगी है। तो कोई भी चीज है उसको ये माना गया है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज कैन बी रीजनेबली सक्सेसफुल इवन इफ। इसी तरीके से हम अपने आप को भी बता रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन की एबिलिटी है लैंग्वेज के अंदर, वो कैसे सक्सेसफुल होगी। अगर मान लो अगर हमारी जो ग्रामर है वो फॉल्टी होगी, तो भी क्या वो करेक्ट मानी जाएगी। फिर है नॉलेज ऑफ वर्ड्स इज वीक, हमारे जो वर्ड्स होंगे नॉलेज के वो, तो भी हमारी वो ठीक होगी कम्युनिकेशन। या फिर पुअर प्रोनाउंसिएशन होगा तो भी। तो ये सारे के सारे कारण है कि अगर हमें ग्रामर अच्छे से नहीं आती, हमें नॉलेज के जो वर्ड्स है वो अच्छे से, हमारी नॉलेज उसकी वीक है तो भी, अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन भी कमजोर है तो भी, हम अगर हमें अच्छे से चीजों को समझाना है, समझना आता है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसकी तरह, एक इन्फेंट की तरह। इन्फेंट में ग्रामर, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मानी जाती है कम्युनिकेशन की। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, when learning languages then teachers and students are working with language simultaneously। यानी कि क्या कह रहा है कि जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उस टाइम पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। किस चीज के लिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी या फिर एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग, बोथ या फिर नन। तो दोनों चीजें में, क्योंकि वो उनको स्टडी भी करनी होती है और उन्हें लर्निंग का एक माध्यम भी मिल जाता है, क्या, लैंग्वेज के थ्रू। तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, एज लैंग्वेज इज व्यूड एज अ कोड विच इन्वॉल्व। तो लैंग्वेज को क्या यूज किया गया है, कोड की तरह यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, जो एनिमल्स है या फिर जो और कोई क्रिएचर्स है, वो बोल नहीं सकते, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स, कुछ ही साउंड्स होती है उनकी, तो उसके थ्रू वो भी एक क्या माना गया, उनका कोड माना गया कि हाँ, उनको ये चीजें, ये बार्क कर रहे हैं, ये जो काऊ है वो कुछ भी अपनी साउंड्स निकालती है उनके थ्रू। ऐसे ही हमारी जो लैंग्वेज है उसके भी कोड्स माने गए हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, वर्ड्स एंड सीरीज ऑफ रूल्स दैट कनेक्ट वर्ड्स टुगेदर। तो हमारी लैंग्वेज में वर्ड्स और सीरीज ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे ग्रामर्स के रूल हो गए हमारे, और कोई इंग्लिश है, हिंदी है, सब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, लर्निंग वोकेबलरी यूज करते हैं हम अलग अलग, रोज नए नए वर्ड सीखते हैं हम अपने डेली के रूटीन में, इन्वायरमेंट में, एक दूसरे को देख के। तो ये भी क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज में आ जाएंगे। फिर है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस। तो जो सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हमें चीजों को बोलना है, हम किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है वो इंग्लिश ही लैंग्वेज हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, कि हमें किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करना है दूसरों के आगे, उसको भी क्या माना गया है, कोड माना गया है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, द यूज ऑफ लर्नर क्लैरिफिकेशंस रिक्वेस्ट, comprehension and confirmations checks, how students interpret instructor, all are example of। यानी कि जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं उसमें क्या होता है, क्लैरिफिकेशन देते हैं, कंप्रीहेंशन देते हैं, कंफर्मेशन चेक देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, बाद में इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ये लैंग्वेज क्लासरूम के एग्जाम्पल है। तो क्लासरूम के अंदर ही हम क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, कंप्रीहेंशन भी और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ठीक है, फिर है इसमें, लैंग्वेज क्लासरूम आर फंडामेंटली इंटरेक्टिव विच टेंड्स टू फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉक इन द क्लासरूम एंड ऑन आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर सच एज। तो जो लैंग्वेज क्लासरूम है अभी हमने पढ़ा, जिसमें हम क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम फोकस किस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉक, भी कैसे बातचीत करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्लासरूम के अंदर, एंड ऑन आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं,
इनिशिएशन स्ट्रक्चर, बिल्कुल। तो कोई भी हम लैंग्वेज है, कोई भी बातचीत है शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि भाई कौन उसको अच्छे से समझाएगा, कौन इनिशिएटिव लेगा। फिर रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसको फीडबैक देते हैं। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी में है ये इनिशिएशन, रिस्पॉन्स, फीडबैक स्ट्रक्चर ऑफ द टीचर स्टूडेंट टॉक। तो जो टीचर स्टूडेंट टॉक होती है उसके बीच में इनिशिएशन होना जरूरी है, रिस्पॉन्स होना जरूरी है और फीडबैक भी होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट है इसमें, डैश इज फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो क्या है जिससे हम क्या होते हैं, मीनिंग्स निकालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू या इनिशिएशन के थ्रू। तो देखो जो कम्युनिकेशन हम सिंपल 1 वे 2 वे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको क्या करें, अलग से उसमें फीडबैक दे या फिर रिस्पॉन्ड दे। लेकिन जो इंटरेक्शन होता है, जब हम फेस टू फेस टॉक करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें लैंग्वेज यूज होती है, उसमें हम मीनिंग्स भी एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को इंटरप्रेट करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट है इसमें, इंटरेक्शन जो भी हमने पढ़ा, need to bring opportunities to students to explore their ideas, interpretations and reactions such as learning, involve following except। तो जब हम इंटरेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या होता है, हम अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनके फिर रिएक्शंस को देखते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है और क्या नहीं होती देख लेते हैं। यूजिंग लैंग्वेज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दीज। तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो कोई भी चीज हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर है सीकिंग ओपिनियंस एंड रीजनिंग बिहाइंड दीज। तो हम क्या करते हैं, जो हम अब फेस टू फेस इंटरेक्शन करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम उनके ओपिनियंस देखते हैं, भाई क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके पीछे रीजंस देखते हैं कि भाई क्या इसका कारण है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। फिर है प्रोबिंग रिस्पॉन्स टू एलेबोरेट लेस कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हम उसके, जब हम रिस्पॉन्स देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रोबिंग का मतलब भी क्या होता है, क्वेश्चन आंसर के अंदर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। टू एलेबोरेट लेस कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं तो मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको समझना, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, उसको रिस्पॉन्ड आंसर करना, ये एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। तो इसको अच्छे से, लेस तरीके से नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर लेस नहीं मोर आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। बिल्ड अप पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा, ठीक है, जो कि इंटरेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ इनके कंसेप्ट बाइट से मैंने इसलिए नहीं डाले, सारे मीनिंग्स, डेफिनेशंस इसके यहीं पे कवर हो चुकी है। इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए और सभी के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।